दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हर फाइनेंशियल मूव के ऊपर नज़र रखता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 57 प्रकार की ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर के नज़र रखता है। तो यदि आपने एक भी ट्रांजैक्शन को मिस कर दिया, एक भी इनकम सोर्स को मिस कर दिया अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए, तो आपको इनकम टैक्स के नोटिस से कोई नहीं बचा सकता। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 57 प्रकार की कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भी बताता है कि आप इनको कंसीडर करके ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है यदि इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में मिसमैच आ जाता है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और इनकम टैक्स के रूल और रेगुलेशन भी चेंज हो रही हैं। तो यदि आपको इनकम टैक्स के रूल रेगुलेशन से अपडेटेड रहना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि उसे कितनी सैलरी पे की गई है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इसके लिए जो आपका एम्प्लॉयर है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेक्स्ट भेजता है कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिली है, परक्विजिस मिला है, ग्रोस सैलरी कितनी है, उसने कितनी एग्जम्पशन क्लेम की है, नेट सैलरी कितनी है। इसके अलावा एम्प्लॉयर के द्वारा आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है, क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल की जाती हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके एआईएस में आती है। इसे कंसीडर करके ही आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। यदि किसी मकान मालिक को रेंट रिसीव होता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपया पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे करता है तो उसे टीडीएस काट के पेमेंट करनी होती है, तो इसके लिए वो टीडीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को जो कि बिजनेस करता है उससे आप रेंट लेते हैं 2,40,000 रुपये से ज़्यादा, तो वो भी टीडीएस काट के ही पेमेंट करता है। तो टीडीएस और इनकम की डिटेल इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। यदि किसी एम्प्लॉय को रेंट पे मकान दिया गया है और वो एम्प्लॉय एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम करता है अपने एम्प्लॉयर के पास, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। इस केस में मकान मालिक को ये इंश्योर करना है कि उसने जो रेंट रिसीव किया है उसे कंसीडर करके ही वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे। यदि कोई कंपनी डिविडेंड देती है टैक्स पेयर को तो उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। यदि डिविडेंड इनकम स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा होती है तो उस केस में टीडीएस काटा जाता है, उसके बाद ये पेमेंट की जाती है। तो इस टीडीएस और इनकम की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड के यूनिट होते हैं उस पर यदि आपको डिविडेंड मिलता है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो इस केस में ये इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत दिखानी होती है, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। आपको यदि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है, ये टैक्सेबल होता है। तो आपको जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं, जितने भी बैंक्स में, उनके सबका एग्रीगेट आपको करना है और इसे इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में इनकम टैक्स विभाग से आपको नोटिस आ सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भले ही इंटरेस्ट आपको पे कर दिया गया हो या अक्रू हो, वो टोटल अमाउंट आपको रिपोर्ट करना होता है। तो इसके लिए आप अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लीजिए कि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसे रिपोर्ट करना होता है। यदि बैंक के द्वारा टैक्स पेयर को एफडी के ऊपर यानी कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया गया है या फिर उसने आरडी कराई हुई है बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। इसके अलावा यदि इंटरेस्ट स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो इंटरेस्ट पे करने से पहले टीडीएस काटा जाता है बैंक्स के द्वारा, और टीडीएस और इनकम की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें उसमें आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत जो फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी से इंटरेस्ट मिलता है वो आपको रिपोर्ट करना है।
यदि किसी और प्रकार का इंटरेस्ट टैक्स पेयर को मिलता है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन दिया है बिजनेसमैन को, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है तो इसकी जानकारी बिजनेसमैन के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। इसी प्रकार यदि सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उस केस में टीडीएस काटने के बाद ही इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो टीडीएस और इनकम की जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो यदि आपको किसी और प्रकार की इंटरेस्ट इनकम हुई है तो उसे भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। नॉर्मली ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आपको रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न में। यदि आपने इनकम टैक्स के रिफंड के लिए अप्लाई किया था और आपको इंटरेस्ट के साथ इनकम टैक्स का रिफंड मिला है तो जितना इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। इसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत रिपोर्ट करते हैं। तो ये जानकारी भी आपके AIS में आती है, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आती है। यदि जानकारी नहीं आ रही है लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला है रिफंड के ऊपर तो इसके लिए आप फीडबैक देंगे AIS में। यदि आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दी हुई है तो उस केस में यदि रेंट स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो इसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। तो ये टीडीएस और इनकम की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो ये इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत रिपोर्ट करनी होती है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति लॉटरी या फिर क्रॉसवर्ड पजल के गेम में जीतता है और उसको पैसा मिलता है तो उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है कि कितनी इनकम टैक्स पेयर को हुई है, कितना उसका टीडीएस काटा गया है। यदि विनिंग जो है वो कैश में नहीं दी गई है, मान लीजिए कोई टीवी या फिर फ्रिज आपको दिया गया है तो इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है यानी कि पैसे में इसकी कितनी वैल्यू है वो भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो ये इनकम टैक्स पेयर के एंड में टैक्सेबल होती है। इसे उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत दिखाना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, ताकि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। यदि कोई व्यक्ति हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करता है और इससे उसे विनिंग होती है तो विनिंग देने से पहले टीडीएस काटा जाता है। तो टीडीएस और इनकम की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। ये इनकम टैक्स पेयर के हेड में टैक्सेबल होती है। इसे उसे इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत दिखाना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, ताकि उसे कोई नोटिस ना आए। यदि कोई एम्प्लॉई अपने प्रोविडेंट फंड से 5 साल से पहले पैसा निकालता है, उसकी 5 साल की जॉब कंप्लीट नहीं हुई है तो उस केस में टीडीएस काट के ही ये पेमेंट की जाती है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी जाती है। ये इनकम टैक्स पेयर के हैंड में टैक्सेबल होती है। इसे उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेबल करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में। यदि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट की है तो उससे जो इंटरेस्ट इनकम आपको आती है वो आपको टैक्सेबल करनी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टीडीएस काट के ही पेमेंट की जाती है। तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेज दी जाती है, जो कि आप AIS में देख सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल में। यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, उसने स्पेसिफाइड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो जो उसे इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो उसे रिपोर्ट करनी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि यदि नॉन रेजिडेंट है तो इस केस में कंपनी के द्वारा टीडीएस काट के ही पेमेंट की जाती है। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं या फिर इसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी से। यदि टैक्स पेयर को बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिलता है तो इसे भी उसे रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। और कुछ केसेस में तो इसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है नॉन रेजिडेंट के केस में, तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करके इसे रिपोर्ट करना है। यदि नॉन रेजिडेंट व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट की है तो इस पर जो उसे इनकम मिलती है उसके ऊपर टीडीएस काट लिया जाता है और बैलेंस इनकम ही उसे पे की जाती है। तो ये इनकम नॉन रेजिडेंट को रिपोर्ट करनी होती है जब वो इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है या फिर इसकी एडजस्टमेंट क्लेम करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटी से। इस इनकम को वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएगा ITR में। यदि ऑफशोर फंड को कोई यूनिट पे की जाती है जिसपे कि आपको इनकम होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में टीडीएस काट लिया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में करनी है ताकि आपको कोई मिसमैच का नोटिस ना आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से।
यदि किसी नॉन रेजिडेंट के पास फॉरेन करेंसी बॉन्ड है या फिर इंडियन कंपनी के शेयर है जिसको कि सेल करके उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो इसे भी उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना है। यदि टैक्स पेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और वो इंडिया में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है जहां से कि उसे इनकम होती है, तो इसके ऊपर भी टीडीएस काट लिया जाता है, जिससे कि उसे रिपोर्ट करना होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। और इस टीडीएस का है तो रिफंड क्लेम करेगा या अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करेगा। यदि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है तो उनका टीडीएस नॉन रेजिडेंट के तौर पे काट लिया जाता है और उन्हें यह इनकम अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करनी होती है। यदि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस का काम करता है और उसे इंश्योरेंस कमीशन मिलती है तो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देने से पहले उसका टीडीएस काट लेती हैं। तो ये जो इनकम है वो टैक्स पेयर को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है ताकि उसका कोई मिसमैच ना आए। यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योर कराता है तो उस केस में उसका अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन दी गई है, यदि कंडीशन स्पेसिफाई जो की गई हैं वो पूरी नहीं होती है तो उस केस में जब व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई अमाउंट मिलता है तो उस पर टीडीएस काट लिया जाता है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी जाती है। तो ये जो रिसीट आपको होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल होती है, इससे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। यदि किसी व्यक्ति ने नेशनल सेविंग स्कीम में डिपॉजिट किया हुआ था और वहां से विड्रॉ करता है तो ये विड्रॉल टैक्सेबल होता है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की जाती है और जब ये विड्रॉल किया जाता है तो टीडीएस भी काट लिया जाता है। तो इसकी रिपोर्टिंग आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में करनी होती है ताकि आपको कोई नोटिस ना आए। यदि कोई व्यक्ति लॉटरी टिकट्स की सेल करता है तो उसे कमीशन मिलती है, लेकिन इस कमीशन के ऊपर भी टीडीएस काटा जाता है और इनकम टैक्स विभाग को भेजा जाता है। तो जो व्यक्ति ये कमीशन इनकम रिसीव करता है उसे ये इंश्योर करना है कि जो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे उसमें ये कमीशन इनकम रिपोर्ट करे ताकि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। यदि कोई टैक्स पेयर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से उसे इनकम होती है तो उस इनकम के ऊपर भी टीडीएस काट के इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को की जाती है। तो जो व्यक्ति ये इनकम रिसीव कर रहा है उसे इंश्योर करना है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी रिपोर्टिंग करे। यदि म्यूचुअल फंड या फिर यूटीआई यूनिट्स को रीपरचेज करते हैं टैक्स पेयर से तो उस पर जो इनकम होती है उसके ऊपर टीडीएस काट के ही पेमेंट की जाती है। तो इस केस में टैक्स पेयर को इंश्योर करना है कि इसे वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में रिपोर्ट करे। यदि गवर्नमेंट को, आरबीआई को या फिर जो सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत एस्टेब्लिश कॉरपोरेशन है उनको कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई और सम पेएबल होता है तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग टीडीएस रिटर्न में की जाती है। तो जो व्यक्ति इनकम रिसीव करते हैं उन्हें ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन है और उसे इंडिया में इनकम होती है तो इनकम देने से पहले व्यक्ति उसका टीडीएस काट लेता है और उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेज दी जाती है। तो इस केस में नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इंडिया में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। यदि किसी सीनियर सिटीजन की एज 75 ईयर्स एंड अबव है और उसका बैंक में पेंशन अकाउंट है जहाँ से कि उसे पेंशन मिलती है और उसी बैंक में उसने एफडी एक्स्ट्रा करा रखी है जहाँ से कि उसे इंटरेस्ट इनकम मिलती है, तो उस केस में बैंक के द्वारा ही टीडीएस यानी कि टैक्स काट लिया जाता है इनकम के ऊपर। और इस केस में सीनियर सिटीजन को कोई इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल करनी होती है, लेकिन इसकी जानकारी आप अपने AIS में देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि कोई व्यक्ति लैंड या फिर बिल्डिंग सेल करता है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे टीडीएस की भी प्रोविज़न है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल करता है 50 लाख उससे ज़्यादा तो 1% टीडीएस काटा जाता है, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपना पैन नंबर नहीं देता है लैंड या फिर बिल्डिंग सेल करते हुए तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। रजिस्ट्रार के द्वारा भी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर हुई है तो उसके ऊपर भी टीडीएस की प्रोविज़न है, टीडीएस काट के पेमेंट की जाती है, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को होती है।
जो व्यक्ति लैंड या बिल्डिंग सेल करते हैं उन्हें इंश्योर करना है कि वो अपना कैपिटल गेन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाएं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सही से फाइल करें। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है जहाँ पे की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, यानी कि या तो सेल कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो उस केस में TDS काट लिया जाता है और उसके बाद ही पेमेंट की जाती है बायर के द्वारा। तो इस केस में सेलर को इंश्योर करना है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इस सेल को दिखाए ताकि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। यदि कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल को परचेज़ करता है लेकिन वो परचेज़ करते हुए अपना पैन नंबर नहीं देता है, तो उस केस में भी इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को की जाती है। तो इस केस में आपको इंश्योर करना है कि जितने भी व्हीकल आपने परचेज़ किए हैं उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया, इसके सोर्सेज क्या हैं, उसे आपको इंश्योर करना है और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न करेक्टली फाइल करनी है। यदि कोई टैक्स पेयर शेयर्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड सेल करता है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर के द्वारा या फिर म्यूचुअल फंड एजेंसीज के द्वारा। तो इस केस में आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो कैपिटल गेन की रिपोर्ट है उसे चेक करके ही आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न करेक्टली फाइल करनी है, जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या फिर इंट्राडे प्रॉफिट या फिर लॉस है, या फ्यूचर एंड ऑप्शन से गेन या लॉस है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन का मतलब है जब दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है लेकिन इसमें स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें नॉर्मली कोई कंसिडरेशन भी पे नहीं किया जाता। जैसे कि आप अपने एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आप गिफ्ट करते हैं शेयर को, या फिर इनहेरिटेंस से आपको कोई शेयर मिलते हैं, तो ये जो अकाउंट है ये भी रिपोर्ट किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि इनका टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। जैसे कि यदि आपको कोई गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव व्यक्ति से, तो उस केस में आपको इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है, टैक्स पे करना होता है। इसलिए आप इन ट्रांजैक्शन को कंसीडर करके ही अपनी ITR फाइल करें। ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि बिना कंसिडरेशन के जब आप सिक्योरिटीज़ को मूव करते हैं, जैसे कि आपके डीमेट अकाउंट में एंट्रीज आती हैं गिफ्ट की वजह से या फिर ट्रांसफ़र की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से, या आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसे ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। इसे भी आपको कंसिडर करना है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कि आपका TDS काट लिया जाता है, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं या फिर आपको बेनिफिट या परक्विजिट मिला है। तो इस केस में जो इनकम होती है वो आपकी बिजनेस रिसीट के अंतर्गत आती है AIS में, जिसे कि आपको कंसिडर करना होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। जो व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड हैं और GST की रिटर्न फाइल करते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मांगी जाती है GST डिपार्टमेंट से, क्योंकि इस केस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है GST डिपार्टमेंट का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो जैसे ही टैक्स पेयर GST या 3B की रिटर्न फाइल करता है GST में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन AIS में अपडेट हो जाती है। ये जो टर्नओवर है GST टर्नओवर, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच नहीं करती है, क्योंकि इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि आपने कोई क्रेडिट नोट जारी कर दिया है या फिर पिछले साल की सेल अगले साल में रिपोर्ट की है, तो इसे भी आपको कंसीडर करना होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रॉपर रिकंसिलिएशन बनानी होती है। जैसे ही सेलर अपनी GST A1 फाइल कर देता है तो उसके बेस पे GST की परचेजेस भी आपको दिखाई देती हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे AIS में, जिन्हें कि आपको कंसीडर करना होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। ये परचेज भी मैच नहीं करती हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से। इसके बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे कि आपने नॉन GST परचेजेस की हैं या फिर आपकी परचेज बिलो स्पेसिफाइड लिमिट है, जिसकी वजह से कि वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए भी आपको रिकंसिलिएशन बनाना होता है और उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है।
इनकम टैक्स में बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर कि आपको टीसीएस पे करना होता है जब आप कोई परचेज़ करते हैं, जैसे कि अल्कोहल, लिकर या फिर टेंडो लीव्स या पार्किंग लॉट के लिए लीज लाइसेंस आप परचेज़ करते हैं, या स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस परचेज़ करते हैं, या फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज पे करते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल फ़ीस पे करते हैं। तो इस सभी प्रकार के एक्सपेंसेस आपके बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे आते हैं AIS में, जिन्हें कि आपको कंसिडर करना होता है जब आप अपनी बिजनेस की ITR फाइल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे करता है तो उसे TDS काट के ही पे करना होता है। तो ये इनकम लैंडलॉर्ड के AIS में तो आती ही है, इसके साथ ही जो टेनेंट है जो एक रेंट पे कर रहा है उसके AIS में भी ये इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है कि उसने कितना रेंट पे किया है। तो इसे भी आपको कंसीडर करना है कि रेंट पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो करेक्टली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी होती है। यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी किसी व्यक्ति से काम कराता है जहाँ पे कि वैल्यू पूरे साल में 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि आपने कोई कमीशन पे की है, ब्रोकरेज पे की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट से काम कराया है, तो आपको TDS काट के ही पेमेंट करनी होती है। तो ये सभी प्रकार की पेमेंट मिसलेनियस पेमेंट के अंतर्गत अपडेट होती हैं AIS में। इसके अलावा यदि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट की है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेमेंट की है, होटल बिल के लिए पेमेंट की है, जहाँ पे कि आप पैन नंबर नहीं देते हैं, तो उस केस में ये इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और उसके बेस पे AIS में मिसलेनियस पेमेंट के अंतर्गत ये अपडेट होती है, जिसे कि आपको कंसीडर करना होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं कि ये खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया, इसके सोर्सेज क्या हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा करता है स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा, चाहे वो करंट अकाउंट हो या फिर अदर देन करंट अकाउंट हो, तो उस केस में इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। खास करके जब व्यक्ति अपना पैन नंबर नहीं देता है बैंक में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन सेपरेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। तो इसे आपको कंसीडर करना होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैश डिपॉजिट के अंतर्गत आती है। तो आपको बताना होता है कि इसके सोर्सेज क्या हैं और आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से फाइल करनी है। यदि कोई व्यक्ति बैंक में से कैश निकालता है, पैन नंबर नहीं देता है, या फिर बैंक में से 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश निकालता है और उसने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। या फिर व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश निकालता है तो उसके ऊपर TDS काट लिया जाता है। तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से फाइल करनी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि कैश आपने क्यों निकाला और कहाँ पे आपने यूज़ किया है। यदि कोई व्यक्ति गुड्स या सर्विस लेता है जहाँ पे कोई पैन नंबर नहीं देता है, तो उसके से एक फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसके बेस पे कि इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा की खरीदता है, तो इसके बारे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। या फिर आपकी गुड्स या सर्विस जो लेते हैं 2 लाख रुपये से ज़्यादा की, तो उस केस में भी ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तो इन सभी गुड्स सर्विस के लिए आपने जो पेमेंट की है उसे आपको कंसीडर करना है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, ताकि आप उसके सोर्सेज एक्सप्लेन कर पाएँ कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, क्या आपने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति फॉरेन करेंसी को परचेज करता है और उसे आउट ऑफ इंडिया रेमिट करता है, तो इसकी जानकारी भी ऑथराइज डीलर के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। तो इसे भी आपको कंसीडर करना है कि ये फॉरेन करेंसी को परचेज़ करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से है, इसके सोर्सेज क्या है, क्या आपने इस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स दे दिया है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, उसे इंडिया से कोई इनकम होती है, जैसे कि उसे FD के इंटरेस्ट पे कोई इनकम हुई है या फिर कोई और इनकम हुई है जैसे कि रेंटल इनकम, तो उसका TDS काट के उसे पेमेंट की जाती है। तो इस केस में नॉन रेजिडेंट को ये इंश्योर करना है कि वो इंडिया में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करे, क्योंकि इंडिया से जो उसे इनकम हो रही है वो टैक्सेबल होती है और ITR में उसे दिखाना होता है। यदि कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए ओवरसीज टूर पैकेज खरीदता है और उसके लिए पेमेंट करता है, तो उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपना पैन नंबर नहीं देता है और फॉरेन ट्रैवल करता है, तो इसकी जानकारी भेजी जाती है। तो इस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही फाइल करनी है, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि फॉरेन ट्रैवल करने के लिए आपने जो खर्चा किया है उसके सोर्सेज क्या है, क्या आपने उसके ऊपर इंडिया में टैक्स पे कर दिया था।
यदि कोई व्यक्ति लैंड या फिर बिल्डिंग को परचेज करता है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। जो रजिस्ट्रार होता है प्रॉपर्टी का वो डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। इसके अलावा जो सेलर है प्रॉपर्टी का वो भी जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसमें वो ये मेंशन करता है कि उसने प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को बेची है। तो इस प्रकार आपके EIS में ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यदि आप अपना पैन नंबर नहीं देते हैं प्रॉपर्टी को परचेज करते हुए तो भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, क्योंकि आपसे एक स्पेसिफाइड फॉर्म जो वो साइन कराया जाता है उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो आपको बताना होता है कि इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया, क्या आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था इंडिया में। जब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की तो TCS कलेक्ट किया जाता है और इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति गाड़ी खरीद रहा है लेकिन अपना पैन नंबर नहीं दे रहा है तो इसके बारे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है। तो ये जानकारी आपके EIS में आती है। तो आपको बताना होता है कि गाड़ी को खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया, क्या आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा लेता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। या फिर कोई व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है बैंक में और FD कराता है तो इसकी जानकारी भी भेजी जाती है। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि FD कराने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया, क्या आपने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है इंडिया में। यदि कोई व्यक्ति बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर खरीदता है तो इसकी जानकारी भी कंपनीज के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति पैन नंबर नहीं देता है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलग से बता दिया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपके EIS में आ जाती है जिसके बारे में कि आपको एक्सप्लेन करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है या फिर इनमें ट्रांजैक्शंस करता है तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है इन कंपनीज के द्वारा, जिसकी कि आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको इन्हें कंसिडर करना होता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू जैसे कि आपने पेमेंट की है तो पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया, क्या आपने उसे अपनी इनकम में कंसिडर कर लिया था या नहीं। यदि कोई व्यक्ति बैंक में अपना पैन नंबर नहीं देता है और फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद उसका बैंक का जो बैलेंस है 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। या फिर वो कोई और बैंक अकाउंट ओपन करता है अदर देन सेविंग एंड करंट अकाउंट तो इसके बारे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जाता है। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूछ सकता है कि आपने पैन नंबर क्यों नहीं लिया है और आपने जो ट्रांजेक्शन की है क्या आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स पे कर दिया है। यदि बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उस केस में TDS काट लिया जाता है और इस इनकम की रिपोर्टिंग की जाती है। तो इस केस में नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को इंडिया में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा यदि इंडिया में इनकम दी जाती है भले ही रेजिडेंट व्यक्ति को दी जाए या फिर नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को दी जाए तो उसका TDS काट के ही पेमेंट की जाती है और इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। तो जो व्यक्ति इनकम ले रहा है उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इसे दिखाना होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति डोनेशन देता है और इनकम टैक्स रिटर्न में उसका बेनिफिट क्लेम करता है तो उसके बेस पे इंफॉर्मेशन चली जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि किस व्यक्ति ने कितना डोनेशन लिया है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए कितना लिया है या फिर रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा कितना लिया है, किसी ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कितना डोनेशन लिया गया है। तो इस केस में जो व्यक्ति डोनेशन ले रहा है उसके EIS में इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसे ये इंफॉर्मेशन कंसिडर करके ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। यदि कोई व्यक्ति वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करता है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में डील करता है तो उस केस में पेमेंट देने से पहले जो स्पेसिफाइड एजेंसी है वो TDS काट लेती हैं और उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है जिससे कि व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना होता है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन गेम खेलता है और उसमें उसे जीत प्राप्त होती है जिसके बदले में कि उसे कैश मिलता है या फिर अदर देन कैश उसे कोई प्राइज़ मिलता है जैसे कि कोई गिफ्ट में TV मिला है या फ्रिज मिला है तो उस केस में भी ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है क्योंकि उसके ऊपर TDS काटा जाता है।
तो आपको इसके ऊपर भी इनकम टैक्स पे करना होता है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। तो ये सभी 57 ट्रांजैक्शन आपके EIS में आते हैं। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो ये ट्रांजैक्शन देखने के बाद ही फाइल करें, और यदि आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो उसके बाद भी आपको इन ट्रांजैक्शंस को देखना है, क्योंकि कई बार ये ट्रांजैक्शंस बाद में अपडेट होती हैं आपकी रिटर्न फाइल करने के। तो यदि आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो उसके बाद इन ट्रांजैक्शन को देख के रिवाइज भी कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर तक आपको अपना AIS और TIS देखते रहना है, चेक करना है। यदि उसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई है जो कि आपने रिपोर्ट नहीं की है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, आप भूल गए थे या किसी और कारण से, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो AIS से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। AIS TIS को कैसे चेक करना है इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।